की वैल्यू 0 आ रही है, होल्ड फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो बताइए एन सी के अपॉन में k प्लस वन सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक की वैल्यू क्या होगी। भाई क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है अपने आप में। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो अगर आप याद करके जाएं तो आपके काम आएगा। ये सबको याद है कि सिग्मा k की वैल्यू अगर k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक लेके जाओगे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू आएगी। पहली चीज सबको पता है। सेकेंड थिंग ये कि सिग्मा में k की वैल्यू अगर 0 से लेकर के n तक दे रखी है तो n सी k इंटू में k अगर दे रखा है तो ये अपने आप में n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, ये एक रिजल्ट है जो कि हमको याद रखना है कि भाई एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वो n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन होता है। ये रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी आपके नोट्स के दौरान लिखवा चुका हूं। थर्ड पॉइंट, अगर यही कल को k इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक n सी k इंटू में k का स्क्वायर हो जाए तो इसका आंसर n, फिर n के बाद में अगला जो टर्म आता है वो आता है n प्लस वन, ठीक है, और टू टू द पावर n माइनस टू, ये अपने आप में रिजल्ट बन जाता है, एक बहुत ही काम का रिजल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, फोर्थ नंबर पे अगर देखा जाए तो हमको जिस चीज के बारे में पता होना चाहिए, सिग्मा एन सी के थ्री टू द पावर के, राइट। अच्छा, आप चाहें तो इसे वन टू द पावर n माइनस के इंटू थ्री टू द पावर के अगर देखेंगे तो इट इज वन प्लस थ्री की पावर n। एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक एनसीईआरटी लेवल का टर्म मैंने यूज कर लिया कि x प्लस होल y की होल पावर n का जनरल टर्म का एक फार्मूला यूज करा मैंने। तो हमारे पास में ये मतलब हो गया फोर टू द पावर n। ये चारों रिजल्ट्स अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको पता चलेगा इसका जो डिटरमेंट है, ठीक है ना, इसका जब डिटरमेंट लेंगे तो आपके पास बनेगा n प्लस वन बाई टू। यहां पर अगर देखा जाए तो n इंटू में n प्लस वन इंटू में टू टू द पावर n माइनस टू, यहां पे हो जाएगा n इंटू टू टू द पावर n माइनस वन, और यहां हो जाएगा फोर टू द पावर n का डिटरमेंट इक्वल टू 0। तो अपने पास में फाइनली अगर देखा जाए तो ये कहानी n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू फोर टू द पावर n तक चली गई। अब क्या किया जा सकता है भाई, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, और आपको पता है कहानी है डिटरमेंट की। अगर डिटरमेंट की कहानी है तो डिटरमेंट में तो हम रो वाइज भी कॉमन ले सकते हैं। तो n इंटू एन प्लस वन एक जगह से कॉमन आ रहा है और नीचे से टू टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली अगर मैं इस रो से n इंटू एन प्लस वन कॉमन लेता हूं तो इट इज वन बाई टू, और यहां पर अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट टू टू द पावर n माइनस टू दिख रहा है। नीचे वाली रो में से अगर मैंने टू टू द पावर n कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा n बाई टू, n बाई टू नहीं 2n उल्टा। अगर मैं टू टू द पावर n कॉमन लिया है तो टू टू द पावर n के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो n बाई टू एग्जैक्टली। और यहां से अगर देखा जाए तो इट इज टू टू द पावर n इज इक्वल टू 0। फाइनली हम काफी क्लोज खड़े हैं, मतलब क्वेश्चन के सॉल्व होने के, मतलब हमारे पास में ऑलमोस्ट हर तरह की चीजों का प्रबंध हो गया है ना भाई। अगर ये वाली बात सही है तो हम अपनी तरफ से जिस समय पे देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये अपने आप में n इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर n। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है ना भाई, अगर मैं इसे ओपन करता हूं n की किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो यहां हम लोगों को इसको सॉल्व करने पे क्या दिख रहा है वो दिखेगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर n, और यहां मुझे दिख रहा है मल्टीप्लाई में टू टू द पावर n माइनस वन, और माइनस में n मल्टीप्लाइड बाई टू टू द पावर n माइनस थ्री इक्वल टू 0। फाइनली n इंटू एन प्लस वन कॉमन आ गया, टू टू द पावर n है ही। इस पूरी कहानी में से टू टू द पावर n माइनस वन और बाहर ले लो, इंटू में यहां पे रह जाएगा वन माइनस टेन बाई फोर। अभी तक ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं दिख रहा, क्या मैं टू टू द पावर n माइनस थ्री ही कॉमन ले लूं, सोच रहा हूं। अगर मैंने टू टू द पावर n माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा फोर माइनस n इक्वल टू 0। अच्छा, अब जैसे ही मेरे सामने 0 आया, इससे 0 मांगा, इसने मना कर दिया, इसने 0 देने से मना कर दिया। ये 0 दे सकता है n इक्वल टू 0 पर, ये 0 दे सकता है n इक्वल टू माइनस वन पर, ये 0 दे सकता है n इक्वल टू 4 पर। अच्छा, अब हमारे पास में n कैसा दिया हुआ है, देखो ऊपर पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये आउट, ये आउट, ये रह गया। अगर ये रह गया तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन ने हमसे डिमांड क्या करी है, क्वेश्चन हमसे डिमांड करी है सिग्मा 4ck अपॉन k प्लस वन, और यहां पे k की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के और n तक है, n मतलब 4 तक है, राइट है भाई।
n का मतलब 4 तक है। अब क्या क्या किया जा सकता है सर? कुछ नहीं, आप तो सिंपल एक एक k की वैल्यू डालो। इट इज 4c0 अपॉन 1, 4c1 अपॉन 2, 4c2 अपॉन 3, 4c3 अपॉन 4, 4c4 अपॉन n की जगह 4 रखने पे 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सीधी सी बात है, 4c01 1 by 1 is 1, 4c1 is 4 divided by 2 2, 4c2 is 6 6 by 3 is 2, 4c3 is 4 4 by 4 is again 1, 4c4 is 1 1 by 5। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इट इज 6.2। तो आंसर कितना हुआ भाई? 6.2। मतलब कितना बढ़िया तरीका, आप सोचिए कितना मस्त सी चीज है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था बट रिजल्ट याद रखने लायक है, इसको मत भूलना। रिजल्ट लिख लो दीवार पे, कहीं काम आएगा। एनीवे, अपन चलते हैं अगले पार्ट की ओर। भाई अपना अगला क्वेश्चन भी तो देखना है फटाफट से, ताकि हमारे को पता चले कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और लेके जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लेके जा रहा है 5 persons A, B, C, D, E are seated in a circular arrangement. If each of them is given a hat of one of the three colors, red, blue, green, then the number of ways of distributing the hats such that the person seated in the adjacent seats get different colors hat is question mark। 5 लोग A, B, C, D, E हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, राइट है। अगर उन्हें एक हैट दी जाए और उसके कलर्स अपने को कितने दिए जा रहे हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन, 3 कलर्स हमारे को अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन द एडजेसेंट सीट्स गेट डिफरेंट कलर्स हैट। हर किसी की हेड का कलर डिफरेंट होना चाहिए एडजेसेंट में। करना क्या है? करना ये है कि पहले एक सर्कुलर अरेंजमेंट देख लेते हैं। ये अपने पास में 5 सीटें हैं जिन पे ABCD बैठ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या उम्मीद है? हमसे ये उम्मीद है, हमारे को कलर्स कितने दी गई हैं हेड के कलर्स हमारे पास में RBZ। इसका मतलब हमारे पास में 3 कलर्स हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि इन पांचों के पास में ये 3 कलर्स आए। अब पांचों के पास 3 कलर्स आएंगे तो बड़ा ऑब्वियस है कि कोई एक कलर एक बार आएगा और बाकी 2 कलर 2 बार आएंगे। कहने का मतलब ये कि पॉसिबिलिटीज क्या है? पांचों के पास में RBG माने रेड, ब्लू, ग्रीन अगर हेड्स पहुंचानी है तो रेड, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन ऐसे जाएगा, या फिर ब्लू, रेड, रेड, ग्रीन, ग्रीन ऐसे जाएगा, या फिर ग्रीन, रेड, रेड और ब्लू, ब्लू। सही है भाई? और तो कोई ऑप्शन नहीं बचा भाई, इसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कि जो कलर्स भेजे जा सकते हैं हेड्स के नाम पे, उसको भेजने के 3 तरीके हैं, राइट है। अच्छा, अब कैसे शुरुआत करनी है? शुरुआत ऐसे करनी है कि मैं आपके सामने वापस से A, B, C, D, E बैठा देता हूं। यहां पे भी एक बार और बैठा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अगर मान लीजिए कुछ और मिस होगा तो और केस बना लेंगे। C, D, E, राइट। अब मैं आपके सामने कोई एक कलर को दिखा रहा हूं, कोई एक कलर को। जैसे मान लीजिए मैंने रेड से स्टार्ट किया, A को मैंने रेड दिया, राइट है, इसको मैंने ब्लू दिया, इसको मैंने ब्लू दिया, तो फिर इन दोनों को ग्रीन ग्रीन देना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, या क्या हो सकता था? या ये हो सकता था कि मैं इसे रेड देता, इन दोनों को ग्रीन ग्रीन दे आता और इन दोनों को ब्लू ब्लू दे देता। माने मैंने A को क्या दिया? A को हर बार रेड दिया भाई, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, ठीक है ना। हाँ, B और D को एक केस में GG दिया, मैंने ग्रीन ग्रीन दिया, और दूसरे केस में ब्लू ब्लू दिया। इसके सिवा कोई तरीका नहीं था, इसके सिवा कोई तरीका ही नहीं था। तो मतलब हमारे पास में इसको लेकर के 2 ही तरीके थे, सही है। अच्छा, माने हमारे पास में इनमें से किसी भी एक केस को शो करने के कितने तरीके हुए? 2 वेज, सही है। अच्छा, अब हमें सर ये कैसे पता चला कि A को ही रेड देना है? भाई B को भी तो दे सकते थे, तो फिर आपको C को भी दे सकते थे। हाँ, अब सोचिए मेरे पास में आदमी कितने हैं? मेरे पास में आदमी है 5। रेड में कितने लोगों को दे सकता था? A को, B को, C को, D को या E को। और मेरे पास में हर बार रेड देने के बाद केस कितने बनते? 2। तो इसका मतलब ये कि पहले तो मैं 5 केस ले रहा हूं, 5 आदमी है,
जिनको मैं रेड दे सकता हूं। फिर हर रेड से 2 केस बन सकते हैं, या तो बीडी के पास ब्लू ब्लू या बीडी के पास जीजी, 2 केस बन सकते हैं। अच्छा, ये तो तब जब हमने रेड को ए को दिया, मतलब हर बार हमारे की पर्सन को रेड दिया, लेकिन हमारे पास में ओवरऑल ब्लू भी है और ग्रीन भी है, तो हमारे पास में ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं? ऐसे 3 केस और हो रहे हैं। तो मतलब ये कि और 3 क्यों में मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने हो रहे हैं? 30 तरीकों से ये सारा का सारा खेल रचा जा सकता था। 30 वेज जिससे हम पास वाले लोग को डिफरेंट डिफरेंट हैट्स दे सकते थे, रेड ब्लू ग्रीन में। आई एक्सपेक्ट कि ये वाली कहानी थोड़ी थोड़ी आपके पकड़ में आई होगी कि हाँ, तो ये एक पीएनसी का एवरेज टाइप क्वेश्चन है, नॉट बैड नॉट गुड। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे को किस और धक्का देके लेके जा रहा है भाई। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मैट्रिक्स, हाउ मेनी 3 क्रॉस थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, हाउ मेनी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स with entries 0 1 2 are there for which the sum of the diagonal entries mt into m is 5. sum of diagonal entries बिली मियां इस चीज को समझना। जैसे मैं आपके सामने एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूं, सीधा अपन ये भी क्यों करें, अपन तो सीधा mt into m ही सोच लेंगे ना। a b c e f g h i j, ये तो गया m ट्रांसपोज। अब इसका अपन ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे। अगर ऐसा है तो जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज भी करनी है, तो पहले मैं आपके सामने बड़ा गंदा काम कर रहा हूं भाई, ठीक है ना। मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना आप तो, ठीक है। मैं जरा दिखा देता हूं, ए बी सी ई एफ जी एच आई जे शुड बी मल्टीप्लाइड विद ए ई एफ, ठीक है ना, बी एफ आई ए ई एच, बी एफ आई सी जी जे, राइट है। अब जिस दिन इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा ए स्क्वायर प्लस में बी ई प्लस में सी एच, ठीक है। अच्छा, जिस दिन इस भैया का इस भैया से मल्टीप्लिकेशन होगा, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन में भी जा सकते हैं, मेरे लिए वो और ज्यादा आसान रहेगा। रो इनटू कॉलम में जाते तो यू मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ये और ये का मल्टीप्लिकेशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट इज ए ई प्लस में बी एफ प्लस में जी सी, इट इज ए एच प्लस में बी आई प्लस में सी जे, सही है। अच्छा, इसी तरह से जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ए ई प्लस में बी एफ प्लस में जी सी, और यहां से देखा जाए तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, सबके सोचने से पहले मैं इस पे आ गया, इट इज ई एच प्लस में एफ आई प्लस में जी ए जी जे। लास्ट वाले के अंदर अगर देखा जाए तो ए एच प्लस में बी आई प्लस के अंदर सी जे, अगले वाले के अंदर अगर देखा जाए तो ई एच प्लस में एफ आई प्लस के अंदर जी जे, और लास्ट वाले के अंदर अगर देखा जाए तो एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस प्लस के अंदर आई स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज अगर ये देखी जाए तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस में जे का स्क्वायर। चलो भाई, फाइनली यहां तक आ गए। सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज बड़ी गंदी से आई है। अब एबीसी कहां से लेने? एबीसी ई एफ जी एच आई जे सबके नाम पे हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, 0 1 2। हमसे क्या चाहते हैं? हमको ये 5 चाहिए, सही है। वी नीडेड 5। सम 5 कब आ सकता है? सम 5 आ सकता है अगर मैं 5 बार 1 1 ले लेता हूं और 3 बार 0 ले लेते हैं। ये टोटल कितना है? 9, तो 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0। लेकिन सर किसको 1 लोगे और किसको 0 लोगे, ये कैसे पता चलेगा? भाई हमारे पास में टोटल 9 एलिमेंट है, उनमें से किसी भी 5 को 0 ले लेंगे, तो 9 में से 5 चुन लेते हैं, बस 9 में से 5 चुन लेते हैं, उन्हें एक ही तरीके से भरेंगे, किससे? 1 से, बस। फिर जो बचे रह गए 4, उनमें से
जो 4 में से चारों को चुन लेंगे उनको 0 से भर देंगे, माने एक ही तरीके से भर देंगे। तो एक तरह से 9C5 ही करना है ना। हाँ, 9C5 का मतलब देगा 9C4, 9 8 7 6 1 2 3 4, ये गया 6, ये गया 2, 18 इंटू 7 126, 126 सही है। सेकंड नंबर पे आते हैं। और कैसे आ सकता है सर 5? सम 5 कैसे आ सकता है? मैं किसी भी एक को 1 ले लेता हूं, ठीक है ना। 1 एलिमेंट, एक किसी भी एलिमेंट को 1 ले लेता हूं, एंड अदर एलिमेंट 2 ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ई को 2 ले लिया और ए को 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 हो गया। बाकी सबको 0 कर देते हैं, एंड रेस्ट 0। बाकी सबके सब जो 7 है उनको 0 ले लेते हैं। तो अब इसको कैसे चुनोगे सर? भाई 9 में से 7 कोई भी पकड़ लिए, उन्हें 0 से भरना है, माने एक ही तरीके से भरना है। बच्चे रह गए 2, 2 में से कोई भी एक पकड़ लिया, उसे 1 से भर देंगे। बच्चा रह गया 1, उसे पकड़ कर रखा अपन 0 से भर देंगे, उसे 2 से भर देंगे। तो 1 को 2 से भरा, इसको 1 से भरा और इन सबको 0 से भरा है। तो 9C7 का मतलब 9C2, 9C2 मतलब 9 इंटू 8 बटा 2, 9 इंटू 4 9 36, 36 तो इसका हो गया। और मल्टीप्लाई में कितना गया 2, मल्टीप्लाई में 1, 72, 72 प्लस 126, 198 आ रहा है। माने बी ऑप्शन एकदम सही और कड़क ऑप्शन है। बी ऑप्शन एकदम सही है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी बैड। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा जरा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दे रखा है, लेट p q बी द इंटीजर अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a टू द। अब ये देखिए, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अभी क्वेश्चन कैसे है, ये एक्चुअल में न्यूटन थ्योरम की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। अल्फा और बीटा अपने आप में इसके रूट्स हैं, किसके? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। ऑब्वियस सी बात है कि फिर अल्फा और बीटा इससे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, और इसी तरह बीटा जिस दिन सेटिस्फाई करेगा तो बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 0 होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस 1 की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस 1 की जगह बीटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। पहली चीज। अच्छा, दूसरी बात वो क्या कह रहा है? दूसरी बात वो ये कह रहा है कि an जो है वो p अल्फा टू द पावर n q बीटा टू द पावर n होगा। तो इनमें से कौन सी वाली बात सही है a12 के लिए? अच्छा, p अल्फा टू द पावर n है ना। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको उठाता हूं, एक ऑप्शन को, या इसको उठाता हूं, या फिर इनमें से किसी भी ऑप्शन को उठाता हूं, तो मुझे इसके जैसा n वाला फ्रेम बनाना पड़ेगा। मैं जैसे एक फ्रेम दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्रेम पकड़ा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 1 का है ना। तो मैंने लिया an प्लस 1 प्लस an, इस तरह से एक फ्रेम पकड़ा। तो मेरे को पता चल गया कि an जो है वो अगर p अल्फा की पावर n q बीटा की पावर n है, तो an प्लस 1 जो होगा p अल्फा की पावर n प्लस 1 q बीटा की पावर n प्लस 1 होगा, और an जो होगा वो p अल्फा की पावर n प्लस में q बीटा की पावर n होगा। अच्छा, अब देखो साहब, इसमें और इसमें अगर देखा जाए p कॉमन आ जाएगा, अल्फा टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर अल्फा प्लस 1 बचेगा। q कॉमन आ जाएगा, बीटा टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ बीटा प्लस 1 बचेगा। अगर ऐसा हो भी गया तो p अल्फा की पावर n, और आपको पता है अल्फा प्लस 1 की जगह मैं अल्फा स्क्वायर लगा दूंगा, q बीटा टू द पावर n और इसकी जगह में बीटा स्क्वायर लगा दूंगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप इससे कहोगे p अल्फा की पावर n प्लस 2 और q बीटा की पावर n प्लस 2, ऐसे ही तो बोलेंगे। अच्छा, अब एक और उल्टा सोचें कि p अल्फा की पावर n प्लस में q बीटा की पावर n an है, तो p अल्फा की पावर n प्लस 2 q बीटा की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू an प्लस 2 होना चाहिए। कौन कौन? an प्लस 1 और an का सम इसके बराबर होगा। n की जगह एक काम कीजिए, 10 डाल दीजिए। n की जगह अगर आपने 10 डाला तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि a11 प्लस में a10 इज इक्वल टू में a12 होगा। इसका मतलब a12 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, बट ऑब्वियसली मतलब बी ऑप्शन सही बैठेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन वो स्टूडेंट जरूर उलझ सकता है जिसने ये ट्राई किया होगा, क्योंकि जब उसने an प्लस 1 माइनस an लिखा होगा
तो कॉमन लेने के बाद में p अल्फा टू द पावर n अल्फा माइनस 1 आया होगा, प्लस में q बीटा टू द पावर n बीटा माइनस 1 आया होगा, जो कि आगे फर्दर कहीं जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब उसके पास कोई रिलेशन ही नहीं क्रिएट हुआ होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सीखना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली होते आ रहे हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिलेटेबल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस और लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखिए साहब, क्वेश्चन में दे रखा है बी आई 1 से बड़ा है, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 101 तक है, log b1 log b2 log b 101 तक एपी में है, कॉमन डिफरेंस log 2 है। अच्छा, क्वेश्चन में एंट्री कर ही जाते हैं। हमको ये पता चल गया कि log b1 log b2 log b3 डैश डैश log b 101 ये एपी में, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो log 2 है। इसका सीधा मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप समझेंगे ना तो आप कोई भी इसमें किसी भी दो टर्म को लेकर के एक बात कही जा सकती है। इसको लेकर के जो बात क्लिक करनी चाहिए ना वो बता रहा हूं आपको, कि कॉमन डिफरेंस अगर log 2 है तो मैं ये कह सकता हूं log b कोई भी नंबर मैं i प्लस 1 ले रहा हूं और log bi ले रहा हूं, मतलब मैंने दो नंबर लिए log bi प्लस 1, तो दोनों एक दूसरे से एक एक के डिफरेंस पे log bi प्लस 1 log bi प्लस 1, तो दो नंबर अल्टरनेट, मैंने एक के बाद एक अल्टरनेट नहीं, मैंने कॉन्जुगेटिव ले लिए, कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स उठा ली, उनके बीच का डिफरेंस log 2 है। यही तो होता है कॉमन डिफरेंस का मतलब। और अगर ऐसा है तो आप ऐसा कह सकते हो कि log bi प्लस 1 जो है वो log 2bi के बराबर है। अब log log हटा लो तो bi प्लस 1 जो होगा वो 2 टाइम्स bi के बराबर हो गया, तो ये एक रिजल्ट बन गया। यूज हो सकता है तो हो जाएगा, वरना छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम अगली पॉइंट में क्या बोलता है, आगे ये बोल रहा है कि अच्छा, अब यहां एक और चीज सोचने की है। एक और चीज जो सोचने की है कि किसी का लॉग अगर एपी में है तो वो खुद जीपी में होगा, तो b1 b2 b3 डैश डैश b 101 जीपी में हो गया, राइट है। अच्छा, और अगर ऐसा है तो इनका कॉमन रेशियो जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अच्छा, ये अगर जीपी में है और इनका कॉमन रेशियो अगर 2 दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो कॉमन रेशियो 2 का कोई यूज है क्या? कॉमन रेशियो 2 का यूज हो जाएगा, सम अप करने में यूज हो जाएगा वैसे। अच्छा, और यहां मैं कह सकता हूं कि जैसे टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल अपने को दे रखा है A51 तक का सम S दे रखा है और T दे रखा है 51 तक का सम। तो T अगर B1 प्लस B2 से लेकर के B51 तक का सम है तो एक तरह से जीपी का सम है, और जीपी का सम इस गड़ू में A। अब इसमें A1 इस गड़ू B1 ही दिया इसने, A1 इज गड़ू B1 ही दे रखा है, और तो इन्होंने अपनी तरह से क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, और अगर इन्होंने क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो A1 इज गड़ू B1। मिनिमम अगर देखा जाए तो B1 के नाम पे हम नीचे से नीचे 1 रख सकते हैं, 1 रखते तो 0 हो जाएगा, तो इन्होंने 1 तो नहीं लिया होगा। तो इसका मतलब ये कि B के नाम पे इनके पास में कोई टर्म अगर आ रहा होगा तो ऐसा तो इनके पास टर्म का सम ही नहीं होगा। तो अगर मुझे ये जीपी में दे रखा है तो मैं टी तो नहीं निकाल पाऊंगा, टी एकदम से टी की जगह पर, और टी निकाला तो जा सकता है, क्यों नहीं निकाला सकता। टी अगर देखा जाए तो B1 B2 से लेकर के B51 तक का सम है, और ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में हो जाएगा, हमारे को फर्स्ट टर्म पता ही नहीं है तो B1 ही लिख लेता हूं। 2 की पावर में हो गया 51 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ऐसा। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए ड्रॉप कर लेते हैं, इसको 2 माइनस 1 को भी हटा लेते हैं, 10 छोड़ देते हैं। अब एस पे चलते हैं। एस हमारे को दे रखा है A1 A2 से लेकर के A51 तक का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 51 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस में 51 टर्म। तो हमारे पास A1 और ये बन गया भाई। अच्छा, अभी तक हमारे को इन दोनों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कुछ भी खास फायदा नहीं दिख रहा, तो एक छोटा काम करते हैं फायदा उठाने के लिए।
हम लोग a1 इज इक्वल टू b1 को x मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कुछ दिया नहीं है, और इन दोनों को y मान लेते हैं। a51 b51 को हम थोड़ी सी देर के लिए y मान रहे हैं। मतलब देखो अभी क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे को जो जो समझ में आ रहा है वो ये कि अगर हमने ऐसा किया तो यहां से एक रास्ता बन जाएगा, वो ये कि 51 डिवाइड बाई 2 x प्लस वाई बोल दूंगा मैं। सही है, ये भी एक x प्लस वाई बन जाएगा। और अगर मैंने b1 को x माना है, b1 को अगर मैंने x मान लिया, ठीक है, और उसको y मान लिया है, तो ये हो जाएगा 51x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 51 माइनस 1। अब यहां पे दिख रहा है 51 बाई 2x प्लस में y। अब यहां पे मुझे तो 51 इंटू वाई दिख रहा है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि b1 b2 सबका कॉमन रेशो कितना है, 2 है ना। तो b2 कितना होगा, 2b1। b3 कितना होगा, 2 का स्क्वायर b1। b4 कितना होगा, 2 का क्यूब b1। तो b51 कितना होगा, b4 2 क्यूब है, तो b51 2 की पावर 50 b1 होगा। और हमने b1 x ले रखा है, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 50 इंटू एक्स हो गया। इसका मतलब ये कि मेरे पास में b1 है ना भाई, a की पावर 51 हो गया y। तो हम इसको लिख सकते हैं 51 डिवाइड बाई 2, x की जगह x और y b51 है। जैसे मैं b टू द पावर 50 b51 बोल रहा हूँ, सॉरी b टू द पावर 51 b51 बोल रहा हूँ, और ये अपने आप में 2 की पावर 50 x के बराबर होगा। करेक्ट, बहुत ही खतरनाक मोड पे जा चुकी बात। हम s माइनस टी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 51 बाई 2 और 2 टू द पावर 51 बाई 2 x प्लस 51 इंटू 2 टू द पावर 49 x, ये तो हुआ s, ये हुआ s माइनस t की जगह पे मैं लिखता हूं 2 टू द पावर 51 x माइनस x के बराबर होगा। अच्छा, ये माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा। अब जिस दिन मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ये 53 डिवाइड बाई 2 x हो चुका होगा, है ना भाई। मतलब फाइट है, फाइट तगड़ी फाइट है, तगड़ी फाइट। अब इनमें से कॉमन आ रहा है 2 टू द पावर 49 x, अंदर बच रहा है 51 माइनस 4, बोले तो 47, ये बच गया साहब मेरे पास में। अच्छा, अब x भी पॉजिटिव, ये वाला x भी पॉजिटिव, बाकी सब पॉजिटिव, माने मैं इसे ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं। और अगर मैं इसे ग्रेटर देन 0 कह सकता हूं तो s माइनस टी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब s इज ग्रेटर देन t हो गया। एक रिलेशन तो स्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब b या d में से कोई एक आंसर बनेगा। फाइट फाइट फाइट, तगड़ी फाइट है। तीसरे पॉइंट पे दौड़ रहा हूं, थर्ड पॉइंट को कैसे कंट्रोल करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे को दे रखा है कि A101 और B101 में बड़ा कौन है। A101 और B101 में बड़ा कौन है, ये हमको तय करना है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि A1, A2, A3 से लेकर के A101 AP में है, एग्री है, ठीक है। मैं थोड़ा बीच की टर्म ले लेता हूं, ठीक बीच में A51 होगा, A52 आएगा, A101, ये किस में है, AP में। AP की एक खास बात होती है, इक्वल डिस्टेंस पर जो भी नंबर होते हैं वो AP में रहते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 50 टर्म का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से 50 टर्म का, माने तीनों A51 और A101 तीनों AP में होंगे, राइट है। तो इट इंप्लाइज दैट A1, A51, A101 ये भी AP में होंगे। और अगर ये AP में हो गए तो 2 टाइम्स A51, 2 टाइम्स A51 इज इक्वल टू A1 प्लस A101 होगा। इसका मतलब A101 किसके बराबर है, 2A51 माइनस A1 के बराबर है। क्या कर रहे हो सर ये, एक्चुअली मेरे पास में A51 तक ही कुछ सोचने की क्षमता है। A51 मेरे लिए y है और A1 मेरे लिए x है, तो ये एक तरह से मेरे लिए 2y माइनस x लिखा हुआ है। हाँ, इससे क्या, इससे ये कि इसको थोड़ा साइड में कर दो। अब जरा दूसरी तरफ दौड़ लगाते हैं, ये तो AP पे दौड़ लिए, अब जरा B पे चलिए।
अगर मैं आपको ये याद दिलाऊं तो मैं आपको बोलूंगा B1 B2 से लेकर के B51 तक किसमें है, आप कहोगे जीपी में है सर, हाँ या ना। अब इसका B101 कितना होगा, जीपी का कोई भी टर्म अगर जैसे जीपी का 101, तो सर ये तो 2 की पावर 100 B1 मतलब x के बराबर होगा, और क्या आप कह सकते हो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसी तरह के किसी एपी या जीपी की टर्म में। अच्छा, इसका मतलब अब मैं यहां पे भी कह सकता हूं कि जीपी में है, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, डैश डैश B101 ये भी जीपी में होगा, इसका मतलब ये और ये जीपी में होंगे। हाँ, अगर ये तीनों जीपी में हो गए तो इसका मतलब ये कि B51 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 इंटू B101 होगा। हाँ ठीक है, तो B101 जो होगा वो अपॉन में B1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि B101 जो होगा B51 का स्क्वायर, B51 किसको माना, y को, तो y स्क्वायर बाई x के बराबर होगा। हाँ, अच्छा, अब हमसे क्या मांग रहा है कि दोनों में बड़ा कौन, ठीक है, इसका फाइनल एंड आ गया। हमसे क्या मांगा जा रहा है, दोनों में बड़ा कौन, तो मैं एक काम करता हूं, B101 में से A101 घटा देता हूं। B1 कितना है, B1 है y स्क्वायर बाई एक्स, A101 कितना है 2y माइनस एक्स, तो 2y प्लस एक्स कर ले। हाँ, एलसीएम ले लो आप, नीचे x आएगा, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। y और x बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो b 101 बड़ा पड़ गया a 101 से, इसका मतलब बी ऑप्शन ज्यादा उचित है, ये रॉन्ग हो गया, माने बी ऑप्शन कड़क ऑप्शन है ज्यादा, तो इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन तो डन हो गया। और मैंने जैसा बताया ना, ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत बढ़िया दिमाग चाहिए, इसे तो आप कम से कम 4 टाइम्स रिपीट करके जाएं। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं किया, इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी है, तो लड़ना सीखिए, ये वाकई में ऐसे ही होगा, क्वेश्चन ही जबरदस्त है, धांसू क्वेश्चन है, समझो मेरी बात, इस चीज को समझ के चलें प्लीज, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन आप समझ के चलेंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, देखिए साहब, अगला क्वेश्चन हमारे को लेकर के चल रहा है Sn, माने सिग्मा की दुनिया में Sn अपने आप में दे रखा है 1 से लेकर के 4n तक, -1 की पावर k इंटू k प्लस 1 बाई 2 के स्क्वायर। Sn अपने आप में इनमें से कौन सी वैल्यू ले सकता है, 2018 का क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन में से एक माना जाता है। Sn क्या कह रहा है, Sn चाहता है कि हम के करके वैल्यू रखें, जब हम 1 रखेंगे तो ये -1 इंटू 1 का स्क्वायर बनाएगा, जब हम k की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी ये -1 ही देगा और 2 का स्क्वायर बनाएगा, जब हम k की वैल्यू 3 रखेंगे, 3/2 और यहाँ 4/2, 3 दूनी 6, तो ये +1 बनाएगा, इंटू में 3 का स्क्वायर बनाएगा, जब हम 4 रखेंगे, 4 से घटा 2, ठीक है, तो +1 बनाएगा, इंटू में 4 का स्क्वायर बनाएगा, जब हम 5 रखेंगे तो 5 ये 15, मतलब -1, तो ये नेगेटिव देगा वापस से, तो ये एक तरह से -1 इंटू 5 का स्क्वायर बनाएगा, फिर वापस से -1 इंटू 6 का स्क्वायर बनाएगा, मैं समझ गया। अब ये 1 इंटू 7 का स्क्वायर, 1 इंटू 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन चलता रहेगा 4n होने तक, ऐसा। इसको ढंग से लिख लेता हूं, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 का स्क्वायर, माइनस में 5 का स्क्वायर, माइनस में 6 का स्क्वायर, प्लस में 7 का स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, -9 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, प्लस में 11 का स्क्वायर, प्लस में 12 का स्क्वायर, एंड सो ऑन 4n तक ले जाएंगे बाद में। इसके 4n पे भी 1 इंटू में 4n का स्क्वायर बनाएगा, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। तो टोटल 4n टर्म्स खुलेंगे, इनमें से ऐसे में दो को क्लब कर रहा हूं, तो इट इज 3 स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। देखिए ध्यान से,
ये बन जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2, पास वाला बन जाएगा 7 माइनस 5 इंटू 7 प्लस 5, उसके पास वाला बन जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 6, उसके पास वाला बन जाएगा 11 माइनस 9 इंटू 11 प्लस 9, उसके पास वाला बन जाएगा 12 माइनस 10 इंटू 12 प्लस 10, एंड सो ऑन, जो भी होगा वो देखेंगे। खास बात, ये 2 है, 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 सब में एक ब्रैकेट 2 दे रहा है, तो 2 कॉमन ले लो आप। अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है 4 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 12, और 10 के बाद में अगला नंबर पे आ जाएगा 22, नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा अगर देखा जाए तो। फिर हमारे पास में आता है माइनस 13 का स्क्वायर, माइनस 14 का स्क्वायर, प्लस में 15 का स्क्वायर, प्लस में 16 का स्क्वायर। तो अगले नंबर पे हमारे पास आता 15 और 13 28, फिर अगले नंबर पे आता 16 और 14 30, एंड सो ऑन, राइट है। अच्छा, मैंने इनमें दो दो की क्लबिंग करके इन्हें छोटा कर लिया, तो टोटल ये 2n टर्म्स खुल रहे हैं, राइट। अच्छा 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 अच्छा, अब 4 6 12 तो नहीं पता, लेकिन 4 12 20 28 इस तरह सोच रहा हूं मैं। तो इस पूरे खेल के दो हिस्सों में बांट रहे हैं, एक 4 12 20 28 एंड डैश लास्ट टर्म जो भी होगी, दूसरे वाले में 6 14 22 30 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ। इसको दो टर्म्स में बांट लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए टोटल 2n टर्म्स है, तो इसमें से n इधर आ गया है और n इधर आ गया, तो ये n टर्म्स की गेम हो गया है, राइट है। अच्छा, 4 वगैरह में तो अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, अगर मैंने 4 कॉमन ले लिया तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 12 के बीच का डिफरेंस इज 8, इसका भी 8, इसका भी 8, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 4 n टर्म्स का सम इज n बाई 2, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा फर्स्ट टर्म is a plus n minus n by 2 इंटू में 2a प्लस मतलब 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू 8, तो ये और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो n स्क्वायर बाई 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा n बाई 2, 2a का मतलब हो जाएगा 12 प्लस में n माइनस 1 इंटू, इनके बीच का डिफरेंस भी 8 8 का ही है, ठीक है। तो यहां से जो भी आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पे ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, फाइनली जो मेरे पास बच रहा है वो बच रहा है n स्क्वायर ये 8 नहीं कटेगा, उल्टा माइनस 1 कटेगा, ठीक है। तो 8n स्क्वायर यहां से बच रहा है प्लस 4 यहां से बच रहा है 8n स्क्वायर प्लस 4n, यहां से बच रहा है 8n प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई n, तो 8n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है। ओके, अभी और छोटा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16n स्क्वायर प्लस 4n, 4n अगर हमने कॉमन भी ले लिया तो 4n प्लस 1 ये हमारे पास में सम ऑफ n नंबर आ गया, है ना भाई। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक एक करके वैल्यू रख के देखनी है, तो मैं अगर भाई एक एक करके वैल्यू रखता हूं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा 10 रखना, तो 40 इंटू 41, ओ ये तो 1600 के पार चला गया, पीछे चलते हैं, 9 रख के देखते हैं, 9 रखते ही हो जाएगा 36, 9 रखते ही हो जाएगा 37, ठीक है।